Hello everyone, hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 8, my 13th winter, a memoir. And lesson plan 1, first person point of view. So you will be able to identify the first person point of view in a text. The lesson which we are going to read today, जो lesson आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें आज आप first person point of view को identify कर पाएंगे. So, what do you mean by diagnose? Diagnose is to determine the presence of a disease after examination. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट कराने, तो अगर किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कैंसर है, जब कोई भी डिजीज़ होता है तो डायग्नोस किया जाता है पेशेंट को. उसके बाद पता चलता है उसे क्या बीमारी है, क्या डिजीज़ है. डिसेबिलिटी इज़ नॉट हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग ड्यू टू एन इलनेस और डिफेक्ट. डिसेबिलिटी क्या होती है? नॉट हैविंग द एबिलिटी, जब एबिलिटी नहीं होती इलनेस की वजह से या किसी और डिफेक्ट की वजह से. एंड एक्सेल इज़ टू परफॉर्म इन अ वे दैट आउटडज अदर्स. एक्सेल करना क्या होता है? अच्छा करना, दूसरों से अच्छा करना. सो ओपन योर एक्सीड कंटेंट बुक to my 13th winter memoir, an excerpt. Memoir means a personal biography written from personal knowledge. So let's start reading the lesson. Samantha Abil could not tell time, remember her locker combination or count out change at a checkout counter, and she was in 7th grade. So Samantha Abil आप पिक्चर में देख सकते हैं, गर्ल है, 13 ईयर ओल्ड है. जब वो 7th ग्रेड में थी तो वो लॉकर का कॉम्बिनेशन याद नहीं रख पाती थी. चेकआउट काउंटर पे जब कोई होटल वगैरह लीव करते हैं, चेकआउट काउंटर पे हमें जब पैसे मिलते हैं, चेंज मिलता है, उसको काउंट नहीं कर सकती थी. फॉर अ स्टेट अ स्टूडेंट लाइक समंथा प्रॉब्लम्स लाइक दीज मेड नो सेंस. सो इस तरह के 7th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स होना कोई सेंस नहीं बनता था. शी began having anxiety attacks, losing sleep, distancing herself from friends, but in the 13th winter, she began to change. She found the courage to confront her problems and was diagnosed with a maths-related learning disability. उसको एनजाइटी अटैक्स आने लगे, उसको नींद नहीं आती थी, अपने फ्रेंड से अपने आप को दूर करने लगी वो. लेकिन 13th विंटर, जब वो 13 ईयर्स की हुई, जब विंटर का सीज़न आया तो उसमें चेंजेस आने लगे. उसमें एक हिम्मत आई, करेज आया, जिससे अपने प्रॉब्लम का सामना कर सकती थी. और उसमें क्या जो डायग्नोस किया गया, उसे कौन सी डिसेबिलिटी थी? उसमें मैथ्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी. मतलब नंबर सिस्टम उसे समझ में नहीं आता था. Slowly, Samantha's life began to change again. She discovered that she was stronger than she had ever thought possible, and that sometimes when things look the bleakest, hope is closer than you think. अब समंथा की लाइफ जो है चेंज होने लगी. उसने डिस्कवर किया कि वो अब ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था. और कभी कभी जब थिंग्स जो है हमें होपलेस लगती हैं, ब्लिकेस्ट मीन्स विदाउट होप, और होप बहुत ही क्लोज होती है. गिवन बिलो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम समंथा अबिल्स ऑटोबायोग्राफी माई 13th विंटर आ मेमोर. सो जो ये लेसन है आपका माई 13th विंटर, ये उसके मेमोर का एक छोटा सा पार्ट है, एक एक्सर्प्ट है. आ कोलेबोरेशन. सो कोलाबरेट मीन्स टू वर्क विद someone else, some other persons or a group in order to achieve something. किसी के साथ मिल के काम करना, किसी भी मोटिव को अचीव करने के लिए. सो एट द एंड ऑफ माई 7th ग्रेड ईयर, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ऑटोबायोग्राफी समंथा अबिल ने खुद लिखा है. एट द एंड ऑफ माई 7th ग्रेड ईयर आई वॉज कोलैप्सिंग ऑन द इनसाइड. कोलैप्स होता है टूटना, मतलब अंदर से मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी. लकीली माई 7th ग्रेड राइटिंग क्लास बिकेम माई लाइफ प्रिजर्वर. लेकिन जो मेरी राइटिंग क्लास होती थी उसने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया. इट वॉज द वन थिंग दैट गोट मी थ्रू द एनजाइटी एंड फियर दैट प्लेग्ड मी. नो मैटर वट आई कुडंट डू, आई कुड ट्राई. तो जो राइटिंग क्लास थी उसमें उसे अच्छा लगता था, कोई अटैक्स नहीं आते थे. वो सोचती थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं लिख तो सकती हूँ. I found an identity in the skill and clung to it. मुझे इस राइटिंग स्किल में एक आइडेंटिटी मिली, एक पहचान मिली, और मैं बस इसी में लग गई. I told myself again and again that I was special, that I was different, and my ability to write was proof. मैं अपने आप को बार बार बताती रही, ये साबित करने की कोशिश करती रही कि मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, और मेरी राइटिंग स्किल्स इस चीज़ का प्रूफ है.
हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होते हैं. Mrs. Williams, my 7th grade writing teacher, was instrumental in making her class a place where I could grow. जो समंथा ग्रेड कहती हैं कि मेरी जो टीचर थी मिसेस विलियम 7th क्लास में राइटिंग टीचर थी, वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल मतलब हेल्पफुल थी. अपनी क्लास को वो एक ऐसा प्लेस बनाती थी जहाँ पे मैं ग्रो कर पाई. It was her attention and her willingness to overlook my spelling and grammar mistakes for the real content and ideas in my writing that made a lasting difference for me. तो वो मेरी ग्रामर मिस्टेक्स चेक करती थी और राइटिंग में जो मिस्टेक्स होती थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, उनको चेक करती थी. क्योंकि जब हम मिस्टेक्स अगर किसी की नहीं निकालेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. वरना आप अगर टीचर आपकी मिस्टेक्स को ठीक नहीं करेगी, आपको नहीं बताया जाएगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं, तो आप वही गलतियाँ बार बार रिपीट करोगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे. Here was the evidence that I was important, that I had value. सो इससे मुझे पता चलता था कि हाँ मेरी भी वैल्यू है क्लास में, मेरी भी इंपॉर्टेंस है. हियरिंग दिस फ्रॉम एन एडल्ट अदर देन माई पेरेंट्स वॉज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट टू मी. और ये सब मेरे अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चे सभी अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. लेकिन हम जब किसी और के पेरेंट्स से अपनी तारीफ सुनते हैं तो ये सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है. स्पेशली एट अ टाइम व्हेन आई कुड हार्डली फेस गेटिंग आउट ऑफ बेड एंड गोइंग टू स्कूल. और उस टाइम पे जब मुझे अटैक्स वगैरह आते थे और मैं बेड से उठ के स्कूल जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था. अब टीचर क्या कहती हैं मिसेस विलियम, जो राइटिंग टीचर हैं सैम से, सैम यू आर पॉइट, यू जस्ट डोंट रियलाइज इट, वॉच एंड आई विल शो यू. मिसेस विलियम पिक्स अप her red felt tip pen and begins to make slash lines at what seemed like random points in the sentences of descriptive paragraph I handed her. There she says, finishing, now go rewrite this and begin a new line wherever I have made a mark, then bring it back and we will look it over together. अब वो टीचर कहती हैं सैम तुम पोएट हो, तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ. और मिसेस विलियम ने क्या किया, उसका जो रेड पेन से जो उसने लिखा था उसमें अब वो लाइनें लगाने लगी, वहाँ पे स्लैश पॉइंट्स किए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में. और उन्होंने कहा ख़त्म होने के बाद कि अब इसको जाओ दोबारा लिखो, जो भी मैंने मिस्टेक्स निकाली हैं उनको करेक्ट करो एंड बिगिन अ न्यू लाइन शुरू करो जहाँ भी मैंने निशान लगाए हैं, फिर लेके आओ, फिर हम दोनों इस पर देखेंगे. I return to my desk and pull out a blank sheet of lined paper from my notebook. I begin to do as she asked, rewriting the paragraph line by line until my words form a narrow column down the page. I'm sure I had poetry. मैं अपने डेस्क पे वापस जाती हूँ, एक ब्लैंक शीट निकालती हूँ, लाइन पेपर निकालती हूँ नोटबुक से, और जैसा उन्होंने मुझे कहा मैं वैसा करती हूँ. पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन दोबारा लिखती हूँ और नैरो कॉलम से जैसे कि पेज बन जाता है पूरा तब तक लिखती जाती हूँ. मुझे पता है कि मुझे पोइट्री अच्छी नहीं लगती, एटलीस्ट कांट एवर सी माई सेल्फ राइटिंग इट. ऑल ऑफ इट सीम्स ऑब्सक्योर एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और स्मार्निंग एंड ऑल about love, and it all seems to rhyme. I can't imagine writing poetry, I mean really writing it. However, Mrs. William thinks I can, that I already do, and she can't be wrong not about something like this, but I'm still not convinced. वो कहती है मुझे पोइट्री लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही अजीब लगता है, समझना मुश्किल होता है कि जो मोस्टली पोएम्स होती हैं लव के बारे में होती हैं, इनमें राइमिंग की ज़रूरत होती है, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती पोइट्री को. लेकिन मिसेस विलियम को ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ. कई बार आपकी जो स्किल्स होती हैं वो आपसे ज़्यादा आपके टीचर को पता होती हैं, लेकिन वो कहती है कि उससे अपने टीचर पे पूरा भरोसा है कि टीचर गलत भी नहीं हो सकती. लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है. इंग्लिश इज़ माई फेवरेट क्लास ऑफ द डे. ऑल डे आई लुक फॉरवर्ड टू चैलेंज. आई डोंट जस्ट पास और ईक बाय हियर. आई एक्सेल. आई रेयरली फील एंक्शस और इनएडजेक्ट एक्सेप्ट परहैप्स सोशली. Here there aren't any numbers. Here my teacher has a soft-spoken voice, rich and feeling sincere. She listens and she believes that I have a special gift with words. समंथा विल बताती है इंग्लिश मेरी फेवरेट क्लास होती है और मैं चैलेंजेस का इंतज़ार करती हूँ और मैं बहुत अच्छा करती हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं होती, कोई एंक्शस फीलिंग नहीं होती. और बस सोशली थोड़ा, क्योंकि मैं बात कम करती हूँ फ्रेंड से, इसलिए थोड़ी सोशली प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी. इस क्लास में कोई नंबर नहीं होते. टीचर की बहुत ही सॉफ्ट वॉइस है, फीलिंग्स हैं, सिंसियर है, वो सुनती है मुझे और वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है कि मैं जो है स्पेशल हूँ और मेरे अंदर स्पेशल क्वालिटी है. आई एम क्वाइट इन क्लास. मैं क्लास में बिल्कुल शांत रहती हूँ. रेयरली डू आई शेयर और स्पीक एट all unless it is answer to a direct question or during one-to-one time with Mrs. Williams or another student, but she meets me halfway. Here my individuality is
validated. Here, other students admire my abilities even though I am still quiet and studious and keep to myself. कहती है मैं क्लास में बिल्कुल शांत रहती हूँ और मैं तब तक बात नहीं करती जब तक डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए। क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, जब तक उन्हें टीचर बोलने के लिए ना कहे वो नहीं बोलेंगे, और कई बच्चे बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार होते हैं। सो जो ये उसकी इंडिविजुअलिटी है, जो पर्सनैलिटी है, वो यहाँ पे वेरीफाइड होती है, और दूसरे स्टूडेंट्स भी मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरी एबिलिटीज़ को पहचानते हैं, और फिर भी मैं क्वाइट रहती हूँ, स्टूडियो हूँ, अपने से मतलब रखती हूँ। द कॉलम ऑफ वर्ड्स इज़ कम्प्लीट एंड आई टेक इट अनसर्टेनली अप टू मिसेस विलियम्स डेस्क। शी रीड्स इट क्वाइटली आउट लाउड। दिस इज़ अ पोएम सैम। तो मैंने अपना लिखने का काम जो है ख़त्म किया और मैं से टीचर के पास लेके जाती हूँ। कहती हैं सैम ये तो पोएम है। I smiled despite myself, pleased, proud, but still disbelieving. Really, you mean everything I have been doing so far can be turned into a poem just by changing the way it looks on a page? वो खुश है सैम, प्राउड फील कर रही है, लेकिन उसे विश्वास नहीं रहा। कहती है कि टीचर क्या आप सही में, आपका मतलब है कि मैंने जो कुछ लिखा है उसे पोएम में चेंज कर सकते हैं? नॉट एवरीथिंग बट सेक्शंस और पैराग्राफ्स वेयर यू यूज इमेजरी टू डिस्क्राइब सीन्स और थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट कैन बी पोइट्री। अब टीचर कहती है सब कुछ तो नहीं, लेकिन जहाँ पे तुमने इमेजरी यूज़ की है, सीन्स को डिस्क्राइब किया, थॉट्स को डिस्क्राइब किया, वो पोइट्री हो सकती है। आई लेट दिस न्यू revelation wash over me, sink in. Poetry does not have to rhyme. It does not have to be about love or anything like it. Poetry is a concise way to express feelings or describe the world around you. I'm surprised by the idea. I reluctantly believe her. What I write is poetry already. So वो कहते हैं कि पोइट्री का मतलब ऐसे नहीं है कि राइमिंग ही उसमें होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है लव के बारे में हो। पोइट्री एक कंसाइज वे होता है, एक छोटा तरीका होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, आपके आसपास जो वर्ड है उसको एक्सप्रेस करने का। और मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ इस आइडिया से, और मैं मतलब मेरा मन तो नहीं कर रहा उनकी बात मानने का, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि मैं टीचर की बात पे भरोसा करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वो पोइट्री है। So who is the story about and who has written it? Which words helped you identify the same? And what does the share in the story? The story is about Samantha Beale. The pronouns I, my, me, mine helped us identify her as the narrator. जो वर्ड्स उसमें यूज़ हुए हैं I, my, me, mine, और वो नरेटर वो अपनी स्टोरी खुद ही बता रही है. So she shares her experiences of grade 7. She shares that her English teacher was instrumental in making her realize that she could write poetry. उसकी इंग्लिश टीचर ने ही उसे एहसास कराया था कि वो पोइट्री लिख सकती है. And she struggled in maths class, suffering panic attacks, had low self-esteem, and was diagnosed with a maths-related learning disability. So how is the narrator of this story different from the stories you have read so far? So जो stories आपने अभी तक पढ़ी हैं उनके narrator से और story के narrator में क्या different है? From which point of view is the story written? A narrator is the person who tells the story. Narrator कौन होता है? एक ऐसा person होता है जो story सुनाता है. The story is different because the narrator Samantha is a real person who shares significant incidents from her own life. इसका नरेटर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो नरेटर अपनी ही लाइफ के बारे में बता रहा है, किसी और की लाइफ के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है. दिस काइंड ऑफ स्टोरी वेयर द नरेटर शेयर्स हिज हर ओन लाइफ इज नोन एज एन ऑटोबायोग्राफी. इसमें अपनी ही लाइफ के बारे में बताया जाता है, वो ऑटोबायोग्राफी होती है. पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द पर्सपेक्टिव. ओपिनियन होता है, सोचने का तरीका होता है. फ्रॉम विच द स्टोरी इज़ रिटन. सिंस एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द नरेटर्स ओन लाइफ स्टोरी. ऑटोबायोग्राफी जो है नरेटर की खुद की लाइफ की स्टोरी है. इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूजिंग द प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन. उन्होंने अपने बारे में बताया, समिंथा बिल ने आई, माई, मी का यूज़ किया, तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है. How would the story change if written from someone else's perspective instead of Samantha's? स्टोरी कैसे चेंज होगी अगर ये किसी और के पर्सपेक्टिव से लिखी जाए? The point of view of the story would change to a third person point of view. This means that the narrator is not involved in the story. फिर narrator involved नहीं होगा, Samantha involved नहीं होगी, and describes the events and feelings of others using the names and pronouns he, she. जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो he, she, it, they यूज़ करते हैं. For example, at the end of my 7th grade year, I was collapsing on the inside would become. कैसे बनेगा अभी सेंटेंस? At the end of Samantha's 7th grade year, she was collapsing on the inside. तो यहाँ पे नाम आ गया समंथा और आई की जगह वहाँ पे she आ गया, तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. Now take out your worksheet at page number 37 as one first person point of view.
So it was a busy Monday afternoon, and I was sitting in the staff room checking my notebooks. I had just taught a grade 7 class and was busy making preparation for the next class. Just then I heard a voice at the door seeking permission. May I come in? सो यहाँ पे टीचर बात कर रही है कि मंडे आफ्टरनून का टाइम था, मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी, नोटबुक चेक कर रही थी और मैंने 7th क्लास को पढ़ा चुकी थी और नेक्स्ट क्लास के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी और मुझे एक आवाज़ सुनी डोर पे, मे आई कम इन? इट वॉज समंथा, one of my English students. She is a lovable girl and I like talking to her. I have heard from staff members that she struggles in her maths classes, but she does incredibly well in English. Aside from spelling and grammar mistakes, there is a little poet in her and that needs to be encouraged and developed. I recently helped Samantha turn one of her descriptive paragraph into a poem, and there she was standing in front of me with her notebook. सो ये समंता थी जो अंदर आने की परमिशन मांग रही थी। मेरी एक इंग्लिश स्टूडेंट है, बहुत ही लवेबल गर्ल है और मुझे उससे बात करना पसंद है। और मैंने स्टाफ मेंबर से सुना है कि उसे मैथ्स क्लास में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इंग्लिश में बहुत अच्छा करती है। थोड़ी बहुत ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा करती है। वो कहीं ना कहीं उसमें एक छोटा पॉइंट है जिसको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। और रिसेंटली मैंने क्या किया है कि समंथा के एक पैराग्राफ को पोएम को टर्न करने में हेल्प की है। वो अपनी नोटबुक लेके खड़ी थी। व्हाट इज़ इट समंथा, प्लीज़ कम इन, आई टोल्ड हर। मैंने उसे कहा कि समंथा क्या है, अंदर आ जाओ। आई हैव कन्वर्टेड अनदर पैराग्राफ ऑफ माइन इनटू अ पोम, डज इट वर्क मिसेस विलियम्स? आज समंथा एंड हैंडेड मी हर नोटबुक टू मी। उन्होंने समंथा ने बताया टीचर को, मैंने एक और पैराग्राफ को पोम में कन्वर्ट किया है, क्या ठीक है? मैंने और समंथा एंड हैंडेड हर नोटबुक टू मी, और उसने मुझे अपनी नोटबुक दी। एज आई रेड हर पोम शी स्टूड क्वाइट एंड नर्वस इन फ्रंट ऑफ मी। जब मैं पोएम पढ़ रही थी बिल्कुल घबरा रही थी। शी कैप्ट लुकिंग एट माई फेस एंड दैन एट हर नोटबुक, कभी मेरे फेस को देख रही थी कभी नोटबुक को। आई कुडेंट हेल्प बट स्माइल, मुझे हंसी आ गई। दिस पीस वॉज इवन बेटर दैन द वन शी हैड रिटर्न इन द क्लास, जो उसने क्लास में लिखा था उससे बेटर था, ये अच्छा था। नाउ आई वॉज कन्विंस्ड दैट समंथा हैड अ रियल टैलेंट फॉर क्रिएटिव राइटिंग। What does the paragraph describe? The paragraph describes the Samantha's talent of creative writing and how her teacher helps her to become a poet. From which person's point of view is the paragraph written? How do you know? Underline the words that helped you identify the point of view. अब इसमें देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन भी यूज़ हुआ है जब टीचर बात कर रही है अपने बारे में, लेकिन ज़्यादा बातें यहाँ समंथा के बारे में हुई हैं। तो दिस पैराग्राफ इज़ रिटर्न फ्रॉम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें शी यूज़ हुआ है, हर यूज़ हुआ है। राइट द सेंटेंसेज इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है हमें। इट वॉज अ मंडे आफ्टरनून एंड शी वॉज सिटिंग इन स्टाफ रूम चेकिंग her notebooks. She had just taught a grade 7 class and was busy making preparation for the next class.